नमस्कार, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। आज हम मौजूद हैं सुद्दीन चौक के छठ पोखर के निकट और ऐसे संस्था में कह लीजिए या ऐसे केंद्र पर कह लीजिए जहां साहित्यकारों की महफिल जमती है, जहां साहित्यकारों के शब्द में जो चटक होती है वह देखने को मिलती है, जहां साहित्यकारों के मुख से जो निकलती शब्दें हैं, जो उनके भाव हैं, जो विचार हैं, वो जब समाज के तरफ बढ़ती है, वो समाज में फैलती है तो समाज को एक नई दिशा देने का काम करती है। आज हम मौजूद हैं भगवान प्रसाद जायसवाल पुस्तकालय में, जहां पर चटक धाम एक ऐसा संस्थान जहां से तमाम साहित्यकार पहुंचकर अपनी गोष्ठी करते हैं, अपने शब्दों का बखान करते हैं, अपनी रचनाओं को सुनाते हैं। हमारे सामने अगर आप यहां देखेंगे तो एक से एक बड़े साहित्यकार यहां मौजूद हैं, वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद हैं, नवोदित साहित्यकार भी मौजूद हैं, हर कोई है। हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे विजय नंदन सर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे, सर आज किस मौके पर? देखिए, ये जो भगवान प्रसाद जायसवाल पुस्तकालय है, यह स्थापना हुई है और चटकधाम जो साहित्यिक चौपाल है उसकी सक्रिय भूमिका रही है। वैसे तो चटकधाम की बैठकी एक चाय की दुकान पर होती है और खुले ये आसमान में बेंच कुर्सी पर हम लोग बैठते हैं, लेकिन यदा कदा हम लोग यहाँ भी बैठने की योजना बनाए हुए हैं, यहाँ भी बैठते हैं। और उसी संदर्भ में आज चौपाल की बैठक यहाँ हुई है और हम लोग उपस्थित हैं, अपनी अपनी रचनाओं को लोग सुना रहे हैं। मैं दीपशिखा कुमारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, ये स्वागत करती हूँ। ये जो मेरी पहली किताब है स्त्री, तो इसकी एक प्रतिनिधि कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। वह स्त्री ही है जो स्वयं को जगाकर अपने कर्तव्यों को लगातार पूरा करती, जल्दबाजी में बच्चों का टिफिन तैयार कर भेजती उन्हें स्कूल। इस प्रकार जो अपने लाडलों का जीवन संवारती, वह स्त्री ही है। ऑफिस के लिए देर हो जाएगी पति को, अब वह तनिक और फुर्तीली होकर जुट जाती है चौके में। ऑफिस के लिए देर हो जाएगी पति को, अब वह तनिक और फुर्तीली होकर जुट जाती है चौके में। कलाई में पति की बांध घड़ी, हाथ में नाश्ते के थैले पकड़ा, विदा करती उन्हें मुस्काती, अब थोड़ी देर सुस्ताती, वह स्त्री ही है। बच्चे स्कूल से लौट आएंगे तभी करेंगी वे ग्रहण दोपहर का भोजन। बच्चे स्कूल से लौट आएंगे तभी करेंगी वे ग्रहण दोपहर का भोजन। टकटकी लगाकर खड़ी हैं द्वार पर इंतजार में, तनिक न उकताती, वह स्त्री ही है। शाम के वक्त बच्चों को पुचकारती दुलारती, गृह कार्य को पूरा कराती, देती उन्हें सीख अग्रसर होने को कर्तव्य पथ में। बच्चों के संग बच्चे बन कुछ समय बिताती, बच्चों के संग बच्चे बन कुछ समय बिताती, वह स्त्री ही है। देर हो गई कहकर कुछ व्यग्रता से भिड़ जाती रात्रि के भोजन प्रबंध में। देर हो गई कहकर कुछ व्यग्रता से भिड़ जाती वो रात्रि के भोजन प्रबंध में। स्वयं को बहलाने को, कुछ अपनी थकन मिटाने को, दो पल के लिए ज्यों ही फोन उठाती, आवाज आती पति की, दिन भर फोन पर लगी रहती, कुछ भी परवाह न करती, वो खामोश हो रख देती फोन को, वह स्त्री ही है। इस तरह इस घर को स्वर्ग बनाती, जीवन भर मर खप कर सर्वस्व अपना लुटाती, स्वयं का जो हवन करती वो कोई गैर नहीं, वह स्त्री ही है, वह स्त्री ही है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैं एक बहुत पुरानी कविता सुना रहा हूँ, वो इसलिए कि इसमें जो अभी चुनाव चल रहा है, तो चुनाव की जो प्रक्रिया पहले थी उसकी भी झलक मिलेगी कि पहले की क्या प्रक्रिया थी और कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, उसकी भी चर्चा है। और जो अभी जिस तरह से मार धाड़ हो रहा है, हिंसा हो रही है, और तरह तरह के जो देख रहे हैं कि जातिगत जो प्रतिमान जो है गढ़े जा रहे हैं कि जो श्री कृष्ण बाबू या कोई ऐसे लोग जो अच्छे लोग हो सकते हैं, बड़े प्रतिमान, वो नहीं होके फिर दूसरे लोग हो रहे हैं प्रतिमान।
तो या और भी कई 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 जो है ये चीजें जो हो रही हैं वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो इन चीजों को उसमें थोड़ी सी झलक मिलेगी आपको। और आपको मैं अब ये सुना रहा हूँ, ये पटना से छपी थी। ये तिथि भी दिया हुआ है 24 से 30 मई 1987 में ये कविता छपी थी। तो मैं सुना रहा हूं। जंगली सभ्यता। अंधकार के मैले कुचैले वस्त्रों में लिपटी गहरी नींद सो रही है ग्रीष्म की रात। अंधकार के मैले कुचैले कपड़ों में लिपटी गहरी नींद सो रही है ग्रीष्म की रात, बच्चों को अपनी पवित्र गोद में लेकर। सिचुएशन है, तीसरे कमरे में रह रहे हैं सरपेंटिन महाशय। तीसरे कमरे में रह रहे हैं सरपेंटिन महाशय, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, अन्यथा अच्छे मिजाज के। अन्यथा पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरे कमरे में रह रहे हैं सरपेंटिन महाशय, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, अन्यथा अच्छे मिजाज के। दूसरे में एक कुख्यात गैंग बैंक लूट और बूथ कब्जा की योजना बनाता हुआ। लगे केबिन में एक उपदेशक, राजसी परिधानों में लिपटा एक मनहूस चिड़चिड़ा व्यक्ति। लगे केबिन में एक उपदेशक, राजसी परिधानों में लिपटा एक मनहूस चिड़चिड़ा व्यक्ति किसी श्रोता मंडली को फांसने की तरकीब विचारता हुआ। अब लगेगा कि है क्या, जगह क्या है, आएगा जगह कौन सी है। मत निकलो प्रिय, बाहर मत निकलो, मत घूमो होटल के इन गलियारों में। होटल है ये। मत निकलो प्रिय, बाहर मत निकलो, मत घूमो होटल के इन गलियारों में। एक अंधेरी विस्तृत सुरंग है अपना समाज। एक अंधेरी विस्तृत सुरंग है अपना समाज, और प्रशासन प्रकाशहीन। कोई भी मार देगा, कुछ नहीं होगा। और अक्सर देखा है अजीबो गरीब रोगों से ग्रस्त होते हैं वे। और अक्सर देखा है अजीबो गरीब रोगों से ग्रस्त होते हैं वे। अंधेरे में टोन बदल जाता है। अंधेरे में हिंसा वृद्धि होती है। खतरनाक जीव अपने भद्दे सर उठाने लगते हैं। अंधेरे में हिंसा वृद्धि होती है, खतरनाक जीव अपने भद्दे सर उठाने लगते हैं। कहते हैं रास्ते के इस खूबसूरत दिखने वाले कालीन के नीचे छुपे होते हैं सर्प बिच्छू। रक्त चूषक परजीवी टोह में होते हैं अपने शिकार की। स्वस्थ नहीं तो अरक्तक रोगी की उम्मीद ही सही। एनीमिया हुआ है बेचारा को, अपने को खाना नहीं मिला, कुपोषण है, नहीं तो स्वस्थ नहीं तो रक्त कोई तो उससे ले लिया, चलो निकालो कुछ, है ना। मत निकलो प्रिय, बाहर मत निकलो, मत घूमो बगैर हथियार के। एक सूखा अस्थि पंजर है अपना समाज, और यह मरणासन्न संस्कृति सुगंधहीन। और अक्सर देखा है कुछ विषैले सांपों को सरकते कालीन के नीचे। मौसम खराब है, वातावरण प्रदूषित, विभिन्न रंगों के बनेले मिलेंगे तुम्हें। मौसम खराब है, वातावरण प्रदूषित, विभिन्न रंगों के बनेले मिलेंगे तुम्हें। जंगली सभ्यता की इन संकरी गंदी गलियों में बाघ हैं वहां, ध्यान दीजिएगा इस पर थोड़ा। बाघ हैं वहां, जंगल में शासन करते हैं। बाघ हैं वहां, जंगल में शासन करते हैं, पर वस्तुतः शेर के अधीन होते हैं ये प्राणीगण। चीता जैसे जीव भी हैं यहां अपने छोटे हिस्से की ताक में। वे शिकार फांसते हैं शासक के संकेत पर। अन्यथा शेर ही संप्रभु है। अन्यथा शेर ही संप्रभु है। टाटा बिरला, वो इनका अंदानी। सियार भी मिलेंगे यहाँ, रक्त चूषक तथापि देखने में धार्मिक।
शियार भी हैं हाँ, रक्त चूसक तथापि देखने में धार्मिक, घड़ियाली आंसू वाले ये दिखावटी दोस्त मानवता के हमदर्द नहीं हो सकते प्रिय। घड़ियाली आंसू वाले ये दिखावटी दोस्त मानवता के हमदर्द नहीं हो सकते प्रिय। सभी एक हैं अपने अपने उचित बखरे के साथ, सभी एक हैं अपने अपने उचित बखरे के साथ। मालिकों से उबरा प्रशासकों का, मालिकों से उबरा प्रशासकों का। तुम्हारा भोला भाला चेहरा तुम्हें बचा नहीं सकता प्रिय, तुम्हारा भोला भाला चेहरा तुम्हें बचा नहीं सकता प्रिय। भोले जीवों का हवन लत है बनेलों की, तुम्हारा भोला भाला चेहरा तुम्हें बचा नहीं सकता प्रिय। भोले जीवों का हवन लत है बनेलों की। नहीं प्रिय, अब ध्यान दीजिए, लास्ट है एकदम। नहीं प्रिय, सतर्क रहो उनके फरेबों से। अब नहीं कहा कि मत निकलो, नहीं प्रिय, सतर्क रहो उनके फरेबों से, सावधान हो निकलो डंडे व तलवार से लैस। नहीं प्रिय, सतर्क रहो उनके फरेबों से, सावधान हो निकलो डंडे व तलवार से लैस। सड़कें सर्पिल हैं और गलियां भूलभुलैया सी, सड़कें सर्पिल हैं और गलियां भूलभुलैया सी। थाम लो खुद को इन कटीली झाड़ियों के विरुद्ध, थाम लो खुद को इन कटीली झाड़ियों के विरुद्ध, पूरी तरह से सुरक्षा के साथ, क्योंकि ये जगह जो है पूरी जंगली सभ्यता है। ये आप कहते हैं कि बहुत सभ्य हैं, लेकिन पूरी जंगली सभ्यता है, जिसकी झलक अभी आप देख रहे हैं बिहार में। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। मैं गिरीश कुमार सिंह, अवकाश प्राप्त प्राचार्य बीएनसी कॉलेज धमदाहा, आप महानुभावों के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है वह कौन है। वह कौन है जो मेरे आशियाने को अपना ठिकाना बना लेता है। वह कौन है जो मेरे आशियाने को अपना ठिकाना बना लेता है। वह कौन है जो देर रात शयन कक्ष की चौखट पर दस्तक देने लगता है। वह कौन है जो देर रात शयन कक्ष की चौखट पर दस्तक देने लगता है। वह कौन है जिसके पदचाप की आहट सुन दिल बाग बाग हो जाता है। वह कौन है जिसके पदचाप की आहट सुन दिल बाग बाग हो जाता है। वह कौन है जिसकी उपस्थिति मात्र से बेडरूम सुवासित हो उठता है। वह कौन है जिसकी उपस्थिति मात्र से बेडरूम सुवासित हो उठता है। वह कौन है जो चुपके चुपके आता है, घूंघट उठाकर आंखों में आंखें डाल मीठी मीठी बातें करने लगता है। वह कौन है जो चुपके चुपके आता है, घूंघट उठाकर आंखों में आंखें डाल मीठी मीठी बातें करने लगता है। वह कौन है जो जन्म जन्म तक साथ निभाने के वादे करता है। वह कौन है जो जन्म जन्म तक साथ निभाने के वादे करता है। वह कोई और नहीं, वह कोई और नहीं, मेरा पति परमेश्वर है, जो सरहद पर शत्रुओं से लोहा लेते वीर गति प्राप्त कर लेता है। वह और कोई नहीं, वह कोई और नहीं, मेरा पति परमेश्वर है, जो सरहद पर शत्रुओं से लोहा लेते वीर गति प्राप्त कर लेता है। चलते चलते मेरी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए देश की हिफाजत के लिए एक नहीं कोटिशह बार शहीद होने पर गर्व का एहसास कराता है। यह कहते सुनते निशा का अवसान समीप आ जाता है। आंखें खुली की खुली रह जाती, वो हसीन लम्हा रह रहकर कोमल दिल को असहज कर जाता है। मिलन और बिछड़न की आंख मिचौली में जीवन यूं ही गुजर जाता है। मिलन और बिछड़न की आंख मिचौली में जीवन यूं ही गुजर जाता है। मैं शहीदों को नमन करते हुए उनके प्रति श्रद्धा अर्पित कर रहा हूँ। मैं हरे कृष्ण प्रकाश और अपनी छोटी सी कविता आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शीर्षक है रंग बदलते नेताजी। ए पथ के राही तू देख जड़ा, ए पथ के राही तू देख जड़ा, कैसे जमाना बदलता है, सच को दबाकर झूठ कैसे आगे बढ़ जाता है।
ए पथ के राही तू देख जड़ा। रोज सवेरे उठते ही वो, रोज सवेरे उठते ही वो कैसे जनता को लुभाता है। ट्वीट से कर वादा नेताजी कैसे अपना रंग बदलता है। ए पथ के राही तू देख जड़ा। कुर्सी हेतु टिकट के खेल में, कुर्सी हेतु टिकट के खेल में कैसे धन कुबेर बन जाता है। बन निडर करे जुमलाबाजी, बन निडर करे जुमलाबाजी कैसे युवाओं को तरपाता है। ए पथ के राही तू देख जड़ा कैसे अपना रंग बदलता है, कैसे अपना रंग बदलता है। धन्यवाद। मैं महेश प्रसाद शाह साहित्य में महेश विद्रोही के नाम से हूँ। बदलते हुए मैं एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है उल्फते दीपक। उल्फते दीपक हर दिल में जल जाए। उल्फते दीपक हर दिल में जल जाए। छल का बल दिलों से निकल जाए। उल्फते दीपक हर दिल में जल जाए। उल्फते दीपक हर दिल में जल जाए। छल का बल दिलों से निकल जाए। हासला दुश्मनी का तभी कम होगा। हासला दुश्मनी का तभी कम होगा। भाव बदले का मोहब्बत में ढल जाए। उल्फते दीपक हर दिल में जल जाए। छल का बल दिलों से निकल जाए। आस्तीन के सर्प को पहचान, आस्तीन के सर्प को पहचान। सरहद न तुम्हारा निकल जाए, निकल जाए, न निकल जाए। आस्तीन के सर्प को पहचान। सरहद न तुम्हारा निकल जाए। उल्फते दीपक हर दिल में जल जाए। छल का बल दिलों से निकल जाए। शक्तियाँ एकत्र हों इस कदर एक छत के नीचे। शक्तियाँ एकत्र हों इस कदर एक छत के नीचे। सिर उठाता सिर फिरे का हर फन कुचल जाए। सिर उठाता सिर फिरे का हर फन कुचल जाए। तिमिर को भेद चलो प्रकाश की ओर साथी। तिमिर को भेद चलो प्रकाश की ओर साथी। शांति सद्भाव हर ओर मचल जाए। शांति सद्भाव हर ओर मचल जाए। उल्फते दीपक हर दिल में जल जाए। छल का बल दिलों से निकल जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जब वहां से जब प्रसारित होगा तभी सुनेंगे इस कविता को। आवाज नहीं पहुंची। तो मैं नहीं पा मैं गिरिजानंद मिश्र, आंसू कवि के नाम से विख्यात पूर्णिया के लिए आपके समक्ष एक रचना शीर्षक है भावना प्रस्तुत कर रहा हूँ। भावना की नदी में यहाँ बहता जा रहा, भावना की नदी में यहाँ बहता जा रहा। भावना के लहरों पर उपलाता जा रहा। ठेस न लगे किन्हीं की भावना को कभी, ठेस न लगे किन्हीं की भावना को कभी। बस जिंदगी में यही यहाँ सोचता जा रहा। देखा सामने खड़ी भावना मुस्कुरा रही। देखा सामने खड़ी भावना मुस्कुरा रही थी। अपनी व्यथा कथा खुलकर सुना रही थी। सुनकर मन अपना भी द्रवित होता गया। और फिर क्या भावनाओं में बहता जा रहा था। सोए अंतर मन को आ भावना जगा गई। सोए अंतर मन को आ भावना जगा गई। झिलमिलाती रोशनी में मुझको नहा गई। खुली आंखें तो पाया मृग मरीचिका वन। मृग मारिच के पीछे पीछे दौड़ता जा रहा था। मुस्कुराकर भावना बोल उठी। मुस्कुराकर भावना बोल उठी। अब तक पहचाना तूने मुझको। मुस्कुराकर भावना बोल उठी। अब तक न पहचाना तूने मुझको। मैं वही भावना हूँ जो सबको बहती दरिया में डुबो जाती हूँ। मैं वही भावना हूँ जो सबको बहती दरिया में डुबो जाती हूँ। अपने प्रभु आते लीलाधर बन जग में। अपने प्रभु आते लीलाधर बन जग में। उनके सामने माया बन आ जाती हूँ। वो क्या दिखाए अपनी लीला यहाँ। मैं अपनी लीला सहजता से दिखा जाती हूँ। सहजता से दिखा जाती हूँ। और सब या भावनाओं में बह जाते
यही तो जीवन का सार है, यही तो जीवन का सार है। नमस्कार। मैं सुनील समदर्शी, भवानीपुर पूर्णिया। सब्जी के मोल भाव करते हुए मीना की नज़र पानी पूरी पर पड़ी, मगर मम्मी ने पैसे गिन कर दिए थे। सो चुपचाप सब्जी खरीदकर पानी पूरी की दुकान देखते हुए निकल गई। लेकिन अब उसने एक जुगत लगाई और रोज़ सब्जी के पैसे में से कुछ न कुछ बचाने लगी। जब 10 रुपये पूरे हो गए तो झट पानी पूरी की दुकान पर जा पहुंची और पानी पूरी देने को कहा। तभी उसकी नज़र दुकान में रखे मैट्रिक गोल्डन पासपोर्ट पर पड़ी। शायद कबाड़ी के दाम में इसने खरीदा होगा। उसे कुछ याद आया कि पापा ने ब्याज पर पैसे लेकर मेरा फॉर्म तो भरवा दिया है, मगर मेरे पास किताब तो है ही नहीं। उसने पानी पूरी वाले से किताब बेचने को कहा। दुकानदार ने उसकी गरज को देखते हुए 2 रुपये की किताब की कीमत 10 रुपये बताई, मगर मीना ने बिना देर किए तुरंत 10 रुपये निकाल कर दे दिए। दुकान वाला फिर उसके लिए पानी पूरी परोसने लगा, मगर वह किताब लेकर घर की ओर दौड़ पड़ी। लघु कथा बहुत अच्छी। धन्यवाद। ऐसे कभी लिखा कीजिए। मैं पवन कुमार जायसवाल, पिता श्री भगवान प्रसाद जायसवाल, जिनके नाम पर भगवान प्रसाद जायसवाल पुस्तकालय सारे साहित्य जनों के लिए खोला गया है और भविष्य में इसमें और भी उन्नति होगी। आशा करता हूं कि सभी प्रेमी इसका लाभ उठाएंगे। मैं अपनी छोटी सी लघु कथा आज के परिप्रेक्ष्य में सुनाना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है नेताजी। इधर कई दिनों से देख रहा हूं कि शहर के चौक चौराहे पर भाई उपेंद्र की पोस्टर लग चुकी है, जिसमें वह हाथ जोड़े मुद्रा में आने वाले कम से कम 3 त्योहारों का एक साथ मुबारक दे रहे हैं। शायद उन्हें अपनी पोस्टर की उपयोगिता लंबे समय तक रखनी थी और खर्चा भी बचाना था। लगता है इस बार चुनाव में खड़े होने का इरादा है। वैसे पहले से अपनी मंडली का नेतृत्व कर ही रहे थे, जिसकी पहचान शहर में जमीन कब्जाने, रंगदारी वसूली तथा कई तरह के गैर कानूनी कामों से लिप्त होता रहा है। कई बार जेल की हवा भी खा चुके थे, फिर भी जिधर से गुजरते लोग उन्हें प्रणाम कर ही देते थे। इससे उन्हें अपनी लोकप्रियता का एहसास अवश्य होता होगा। मैं भी उनसे एक दिन पूछ ही लिया, लगता इस बार चुनाव में लड़ने का इरादा है? हाँ, अवश्य लड़ूंगा। तो किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? पार्टी अभी निश्चित नहीं हुई है, फिर भी अपनी विचारधारा तो स्पष्ट कीजिए। वह बोले, पहले पता तो चले किस पार्टी से टिकट मिल रही है, विचारधारा तय करना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है सर, ये तो ये है। हाँ बस नहीं, बस हो गया ना सर, कौन सी बड़ी बात है विचारधारा। विचारधारा में क्या रखा हुआ है? हो जाएगा। टिकट तो मिले, किस पार्टी का मिल रहा है। अभी तो सेम चीज हुआ है। बस इसी परिप्रेक्ष्य की एक कहानी है। मैं रंजीत तिवारी आप सबों की अनुदेश पर एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। ये राजनीति खेल है, व्यवसाय है या मनचली बातों का पर्याय है। खेल है, व्यवसाय है या मनचली बातों का पर्याय है। षड्यंत्र है, कोई तंत्र है, शिकार है या सत्ता का यंत्र है। षड्यंत्र है, कोई तंत्र है, शिकार है या सत्ता का यंत्र है। क्या है ये राजनीति? क्या है ये राजनीति? विचारधाराओं में मतभेद क्यों? विचारधाराओं में मतभेद क्यों? जब ध्येय जनसेवा ही है, आपस में इतना भेद क्यों? जब ध्येय जनसेवा ही है, आपस में इतना भेद क्यों? वामपंथी हो, दामपंथी हो, अत्यंत जरूरी है राष्ट्रपंथी हो। वामपंथी हो, दामपंथी हो, अत्यंत जरूरी है राष्ट्रपंथी हो। क्यों केवल अमर्यादित शब्दों का भंडार है, वाक्यों का मतलबी व्यवहार है,
दलों की दलदल में फंसे सभी मुहावरे लोकोक्तियां सुनने को लाचार है। दलों की दलदल में फंसे सभी मुहावरे लोकोक्तियां सुनाने को लाचार है। क्या है ये राजनीति? क्या है ये राजनीति? रीत है या रीत के विपरीत है? नीति है या नीति के विपरीत है? छोड़ मुद्दे को केवल भूमिकाएं या घोषणाओं की औपचारिकताएं? छोड़ मुद्दे को केवल भूमिकाएं या घोषणाओं की औपचारिकताएं? साक्षर मूर्ख विद्वान सब एक समान, बस व्याख्यान और बखान। साक्षर मूर्ख विद्वान सब एक समान, राजनीति का असर है। हाँ, बस व्याख्यान और बखान। नहीं 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 नहीं, है ही नहीं ये राजनीति। नहीं नहीं, है ही नहीं ये राजनीति। राजनीति नेतृत्व है, विचार है। मतलब असल में राजनीति क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। राजनीति नेतृत्व है, विचार है, नीति निर्देशक तत्व का सार है, संविधान की प्रस्तावना संचालन की मनोधारणा, संविधान की प्रस्तावना संचालन की मनोधारणा, जन विकास की उम्मीद है, नई संकल्पनाओं की जिद है। जन विकास की उम्मीद है, नई संकल्पनाओं की जिद है, केंद्र बिंदु देशभक्ति सैन्य शक्ति की, प्रतिष्ठा राष्ट्रध्वज मातृभूमि की, क्योंकि सवाल राष्ट्रगान गीत के सम्मान का है, अपने देश हिंदुस्तान का है। अपने देश हिंदुस्तान का। नमस्कार। आज भगवान प्रसाद जायसवाल पुस्तकालय में जो साहित्य समागम हुआ है, सरस्वती की साधना के लिए जो सभी कवि यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसी में शामिल होते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं गोविंद। कविता का शीर्षक है अंधा दौर। देकर वे अपने शब्दों की सौगात हमें, हमसे हमारा सब कुछ हथिया लेना चाहते हैं। देकर वो शब्दों की सौगात हमें, हमसे हमारा सब कुछ हथिया लेना चाहते हैं, जो हमें हमारे आदमी होने का एहसास कराती है, जो हमें आदमी होने का एहसास कराती है, जो हमारे अस्तित्व को जो हमें हमारे अस्तित्व से मिलाती है। इसलिए बताकर निष्क्रिय हमें हमें ही अपनी सक्रियता दिखलाते हैं। इसलिए बताकर निष्क्रिय हमें ही अपनी सक्रियता दिखलाते हैं। जबरन चिल्ला चिल्ला कर अपनी झूठी योग्यता बतलाते हैं। जबरन चिल्ला चिल्ला कर अपनी झूठी योग्यता बताते हैं। जब आ जाता है सच सामने उनका, तब ढकने उसको चादर झूठ की। जब आ जाता है सच सामने उनका, तब ढकने उसको चादर झूठ की एक नई तानते हैं। और फिर उस चादर पर खुद के पाले हुए कसीदकारों से खुद के पाले हुए काशिदकारों से नक्काशी भी खूब करवाते हैं। देखकर उनकी झूठ की चादर पर मन भावन नक्काशी, हम पल भर में सब भूल जाते हैं। न हमें याद आते हैं खेत खलियान, न हमें याद रहता है मकान, और न ही हम खोज पाते हैं अपने हिस्से की रोटी उनकी अयारीपन को देखकर। और ना ही खोज पाते हैं अपने हिस्से की रोटी उनकी अयारीपन को देखकर। हमारे मन मस्तिष्क से ओझल हो जाती है हमारी आधारभूत संरचनाएं। हमारे मन मस्तिष्क से ओझल हो जाती है हमारी आधारभूत संरचनाएं। हम देने लगते हैं अनजाने में खुद को ही यातनाएं। हम देने लगते हैं अनजाने में खुद को ही यातनाएं। और तो और ऐसे में लगती है हमें प्यारी हमारी अन्न की थाली। और तो और ऐसे में लगती नहीं हमें प्यारी हमारे अन्न की थाली। बस आजकल हमें भाती है तो केवल और केवल गली गली व मंच पर गूंजती हुई वह अनबुझी गाली, जो असल में हमारे लिए ही है। न जाने क्यों
अब बहकर हम भावना के बहाव में जीवन की संभावनाओं को भूल रहे हैं, होकर एक अंधे दौर में शामिल खुद की ही बर्बादी पर तुल रहे हैं, होकर एक अंधे दौर में शामिल खुद की ही बर्बादी पर तुल रहे हैं। मैं सुना रहा हूँ। मैं विजय भव्य मंदिर का गर्भगृह, भव्य मंदिर का गर्भगृह, स्वर्ण सिंहासन पर रत्न जटित, स्वर्ण सिंहासन पर रत्न जड़ित रजत छत्रधारी मुस्कुराती मूर्ति। भव्य मंदिर का गर्भगृह, स्वर्ण सिंहासन पर रत्न जड़ित रजत छत्रधारी मुस्कुराती मूर्ति। भक्तों की भीड़ अपार, चढ़ावे की भरमार, भक्तों में मंत्री से संतरी तक, तिलकधारी जटाजूट संतों से लुच्चे लफंगों की लंबी कतार। एक फटेहाल आया, एक फटेहाल आया, सर नवाया और बोला, मैं दीनहीन खाली हाथ आया हूं, श्रद्धा के सिवा कुछ नहीं लाया हूं, तू सर्वशक्तिमान हो, दया निधान हो, इतनी तो कृपा कर, 2 शाम की रोटी दे दे। वह पलक मूर्ति को निहारता रहा, आर्त हो गुहराता रहा, तभी उसके अंतर में मुस्कुराती मूर्ति की आवाज आई, मूर्ख, तू धन से ही नहीं बुद्धि से भी दिखता विपन्न है। देखो मैं पाषाण मूर्ति कितना कितना संपन्न है। धूर्त बन, तिकड़म कर और लोगों को लूट, कुछ अंश मुझे दे और देख मैं तुझे क्या देती हूँ। सदाचारी, परोपकारी, भक्त होने की सनद, जिसके सहारे तुम रोटी क्या आदमी की बोटी भी काट सकते हो। धन्यवाद। आज काफी यहाँ पे कवि काफी साहित्यकार यहाँ पर अपनी शब्दों को आपके सामने पिरोया है, सुनाया है, अपनी कविता, लघु कथा, सब वो चीजों को। तो आप एक बार क्या कहना चाहेंगे तमाम? देखिए ये एक हम लोगों की जो योजना है और परंपरा है जिसमें उसका निर्वाह कर रहे हैं, और इसका उद्देश्य है कि नवोदित साहित्यकारों को सृजन करना या उनको प्रोत्साहित करना और पाठकों को बढ़ाना भी यह है। चूंकि आजकल पुस्तक पढ़ने के प्रति लोगों की रुचि जाती रही है मोबाइल वगैरह के युग में, तो इसलिए ये दोनों, तो ऐसे ही हम लोग बैठते हैं और आपने सुना भी अपनी अपनी रचनाओं को लोगों ने। ये समय अभाव में हम लोग इसकी समीक्षा नहीं कर सके, अन्यथा जब हम लोग बैठते हैं तो कोई रचना जब पढ़ते हैं या सुनाते हैं तो हम लोग उसकी समीक्षा भी करते हैं, लेकिन आज की गोष्ठी में समीक्षा नहीं हुई। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे साथ शंभू कुशाग्र सर हैं, इनसे भी जानते हैं कि सर आज क्या कुछ कहना और जैसा अभी विजय नंदन बाबू ने बताया, तो ये एक हम लोग रजनी चौक पर चटकधाम नाम से एक कहा जाए कि बन गई है एक संस्था, चौपाल है, नुक्कड़ बैठक भी कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग बैठते हैं शनिवार और रविवार, सप्ताह में 2 दिन। लेकिन जब पवन जायसवाल जी ने जब पुस्तकालय की जो है स्थापना की है ना, तो हम लोग भगवान प्रसाद पुस्तकालय जो है, तो वहाँ भी हम लोगों ने सोचा कि जो है बीच बीच में वहाँ भी बैठना चाहिए। और उसका जैसा बताया इन्होंने भी कि एक कनेक्शन है, कनेक्शन ये है कि वहाँ हम लोग बैठते हैं तो साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर विचार करते हैं, कुछ कविताएं, लघु कथाएं आदि पढ़े जाते हैं, कुछ गद्य भी पढ़े जाते हैं, और उस पर जो है
सार्थक जो सकारात्मक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो इस उद्देश्य से कि जो आने वाले जो लोग हैं, जो जो नए पौधे हैं, वो जो है वो मतलब एक साहित्यिक जो है समझ उनमें विकसित हो, है ना, और वो कविता कहानी के बारे में सम्यक ढंग से जान सकें कि क्या क्या कैसे करने से बेहतर होगा। तो ये उद्देश्य रहा है। और तो उसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ ये भी है कि चूंकि यहाँ किताबें उपलब्ध हैं, तो कभी कभी यहाँ आ जाने से होता है कि दोनों का एक कनेक्शन पूरा हो जाता है कि जो लोगों जो पाठक जो कम हो रहे हैं, जैसा बताया सर ने, सही बताया कि पाठक जो कम हो रहे हैं, तो सही में कि यहाँ जो पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए जो है एक अभिरुचि जो है भी ये हो, और नए नए लोग आए, साथ में हम लोग यदि बैठक करते हैं 2-4 हमेशा नए लोग आ जाते हैं, फिर अगली बार दूसरे 4 लोग नए आ जाएंगे, इस तरह से बढ़ेगा। तो वो एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग सभी कहीं ना कहीं कोई काम करते हैं, अपने अपने काम धंधे में रहते हैं, लेकिन एक समाज के प्रति जो है उत्तरदायित्व तो भी है हम लोगों के मन में कि भाई समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी तो होता है, नहीं तो फिर खाना है, पीना है, मर जाना है, उसमें क्या करना है, सभी करते हैं। जो मानवेतर जो जीव हैं वो भी यही करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सही कहा सर ने कि समाज के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी है जिसको कि निभाना होता है। काम तो हर कोई करते हैं, रहना खाना सोना से बेहतर है कि समाज को हम कुछ दे पाएं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भगवान प्रसाद जायसवाल पुस्तकालय, जिनके आवास पर है, या कह लीजिए कि जो उनके संस्थापक हैं पवन जायसवाल जी हैं हमारे पास। स्वागत है सर आपका। बताएं कि यहाँ जो आज इतने तमाम साहित्यकार, इधर एक बार दिखाइएगा सभी को एक बार, कि यहाँ जितने भी साहित्यकार मौजूद हैं आज, आखिर चटकधाम के ये तमाम साहित्यकार हैं, आज यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं, और क्या मतलब उद्देश्य के तहत आप भगवान प्रसाद जायसवाल ये पुस्तकालय को आपने यहाँ उद्घाटन किया था? देखिए, मैं सेना से जुड़ा हूँ, मैंने 30 साल सेना में सेवा दिया एज ए इंजीनियर। वहाँ से निवृत्त होने के बाद मुझे एक लालसा थी, पढ़ने की तो शौक था मुझे किताबें, लेकिन मुझे यहाँ एक लालसा ये थी कि मुझे जो एक कंपनी मिले, तो बुद्धिजीवियों की एक कंपनी मिले जहाँ मैं बैठ के उनसे कुछ सीख सकूं या उनके स्तर की मैं कोई बात कर सकूं। मेरी भूख पहले वो थी। तो मैंने पेपर में पढ़ा कि एक चटकधाम लगता है, साहित्यकारों की चौपाल वहाँ जमती है एक दिन। तो मैं फिर ढूंढते ढूंढते चंद्रकिशोर जायसवाल जी का भी नाम, उसमें एक अवार्ड मिला था। तो मुझे भी पूर्णिया में भी एक साहित्यकार ऐसे हैं जिनको अवार्ड भी मिलता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये हैं। तो मुझे इच्छा हुई कि मैं उनसे मिलूं। मिलने के बाद मैं कोई रचना तो मैंने किया नहीं है, न कोई साहित्य में लेखन, न मैं सोचा इसी तरह से मैं कुछ सेवा कर पाऊँ। तो चलिए, मैं जो रचनाकार हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, उनके लिए थोड़ा सा हमारा एक प्रयास होगा कि चलिए एक किताब भी उनको मुहैया करा जाए, और दूसरा कि स्थानीय जितने भी राइटर हैं उनकी धरोहर को संजोया जाए। हुआ क्या कि मैं इधर सत्येंद्रनाथ भादुरी लैंड से मैं जब गुजरता था, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठता था कि ये सत्येंद्रनाथ भादुरी के नाम से क्यों लैंड है। तो फिर पता चला ये एक साहित्यकार थे। तो साहित्यकार थे तो भाई ये क्या लिखे थे ये। फिर उनकी किताबें ढोड़ाई चरितमानस एक मिली मुझे ढूंढते ढूंढते, फिर मुझे मिली जागरी का नाम सुना मैंने। तो मेरी इच्छा ये हुआ कि क्यों न मैं पूर्णिया की धरोहर को एक जगह, यहाँ हमारे पास बहुत से साहित्यकार हैं, बहुत टैलेंटेड है, मैं सुना हूँ कई प्रोग्राम में जा करके, तो उनका एक संग्रह अपने पास बनाया जाए जो कि हम आने वाली पीढ़ी को भी दे सकें कि ये संग्रह, और हम लोग भी अपने आप में लाभान्वित हो सकें। मेरा एक छोटा सा, मैं एक सूत्रधार मात्र हूं। बिल्कुल, आपने कहा कि आप एक सूत्रधार हैं जो समाज को चाहते हैं कि साहित्यिक सेवा कार्य, लेकिन एक सवाल तो होगा आपसे कि क्या केवल समाज के तमाम साहित्यकारों के लिए, वरिष्ठ साहित्यकारों के लिए, या फिर अन्य जनमानस के लिए भी आपने ये पुस्तकालय का आगे बढ़ाने का प्लान रखे? इसमें बच्चों से संबंधित भी कुछ साहित्य हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए भी किताबें हैं मेरे पास, और कुछ सिलेबस की भी किताबें हैं।
सिलेबस की किताबें, जैसे अब मेरे बच्चे ने ही कोई एमबीए कर लिया, कोई इंजीनियरिंग कर लिया, वो भी किताबें हैं उनके मतलब यहाँ अगर कोई युवा भी आ जाए अपने जरूरत की पुस्तक लेने के लिए तो आप मुहैया करा देंगे। बहुत ही क्या है किताब, मैंने बच्चे के दोस्तों से भी कुछ किताबें कलेक्शन किया है, कुछ तो मेरे बच्चों के भी किताब मैंने रखे हुए हैं। मतलब आप समझिए साथियों कि केवल यह एक साहित्यिक केंद्र नहीं है, बल्कि ये साहित्य की वो चौपाल है चटकधाम और उससे संबंधित भगवान प्रसाद जायसवाल की पुस्तकालय, जहां पर केवल साहित्यकारों की पुस्तक नहीं बल्कि तमाम युवा पीढ़ी के जो जन जन के लिए जो उपयोगी हैं वे तमाम पुस्तकें यहाँ उपलब्ध है या करा भी देंगे, ऐसा कह रहे हैं पवन जायसवाल सर जी, जो कि खुद ही यहाँ के संस्थापक हैं। चाची आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारी ही आवाज पे है, अच्छी लगती है। कम से कम वहाँ चटकधाम हो रही है सप्ते में 2 दिन, तो एक दिन यहाँ भी आते हैं तो अच्छे लगते हैं। सारे बुजुर्ग आते हैं, कुछ सीखने सिखाने की बात भी होती है। बिल्कुल, हमने देखा कि अभी तमाम यहाँ पे जब साहित्यकार अपनी गोष्ठी कर रहे थे तो चाची हैं और वो भी जो है कि बड़े ही भाव से सुन रही थी। तो हम तो एक मतलब कठोर सवाल पूछना चाह रहे हैं चाची कि मान लेते हैं ये समय निर्धारित था तो साहित्यकार मौजूद हुए, आपने सेवा किया, लेकिन किसी भी क्षण अगर किसी को आवश्यकता पड़ जाए पुस्तक की और पवन जायसवाल सर जैसा इन्होंने कहा है कि हम उनको उपलब्ध करा देंगे, तो अगर वो आ जाए तो फिर क्या गुस्सा होगी? नहीं, गुस्सा तो नहीं होंगे। हम भी तो वीक में तो संडे ही रखते हैं एक दिन घर में, क्योंकि मैं भी तो टीचर हूँ, जॉब करती हूँ। तो मेरे प्रेजेंट में कोई भी आएगा तो मैं दे सकती हूँ, जो भी हमारे पास उपलब्ध होगी बुकें। बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि जब भी आप आएंगे तो संडे को अगर आते हैं, चूंकि सब कोई मिलेंगे तो निश्चित तौर से आपको उपलब्ध करा दी जाएंगे। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम दीपशिखा कुमारी है। दीपशिखा कुमारी है। यहाँ पर क्यों आए थे आप? यहाँ पर जब मुझे पता चला कि एक पुस्तकालय खुला हुआ है और इससे पहले आने का मौका नहीं मिल पाया था, तो आज गिरिजानंदन मिश्र जो आंसू कवि हैं उनके द्वारा मुझे खबर मिली तो आई, अच्छा लगा आकर मुझे। और मुझ जैसे नवोदित कवित्री या जो भी हैं मेरी रचना, जैसा कि हमने अभी सुना, यहाँ पर विजय नंदन सर हैं, शंभू कुशागर सर हैं, गिरिजानंद सर हैं, गोविंद जी हैं, तमाम वो सभी साहित्यकार मौजूद हैं। यहाँ पर जब आप आई तो क्या आप लाभान्वित हुई? यहाँ जो अभी काव्य जो लोग प्रस्तुत कर रहे थे साहित्यकार लोग, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इस तरह के कार्यक्रम अक्सर होते रहने चाहिए और नवोदित साहित्यकारों को इससे लालसा होगी, सीखने का मौका मिल पाएगा। हम जैसे साहित्यकार सीख ही रहे हैं। अच्छा लगा शंभू वर्मा सर। चलिए साथियों, ये तमाम साहित्यकार हैं और हम आपको ले चलते हैं एक बार पुस्तकालय के अंदर भी, और जो गिरिजानंद सर हैं उनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं, देखते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। एक बार आइए और पुस्तकालय को दिखाइए। सर, आप पुस्तकालय में यहाँ मौजूद हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पुस्तकालय का उद्देश्य तो पवन सर ने बता दिया, लेकिन आप बताइए आज जो चटकधाम की बैठक या गोष्ठी यहाँ पर हुई है, इससे आप क्या कुछ कहेंगे साहित्यकार और नवोदित साहित्यकार? ये पुस्तकालय जो चटकधाम के सौजन्य से पवन जायसवाल के अपने पिता के स्मृति में भगवान प्रसाद जायसवाल पुस्तकालय खोला गया। इनका उद्देश्य तो उन्होंने बता दिया, लेकिन पाठक और पढ़ना और पढ़ाना दो चीज़ें, सीखना और सिखाना, तो केवल पुस्तकालय से ही हमारा कर्तव्य नहीं बनता है। पुस्तकालय को जागृत करने के लिए यहाँ पढ़ने वालों, पढ़ाने वालों और सुनने वालों, साहित्यकार हो, साहित्य प्रेमी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो। इससे पहले भी यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था जिसको हम लोगों ने कवित्री सम्मेलन किया था, जिसमें कवित्रियों को सम्मान भी दिया गया था। उद्देश्य यही होता है कि यहाँ आवे पाठक और वो हमारे पुस्तकालय से लाभ ले और वो पढ़े, पढ़ने के साथ साथ वो रचे, नया रचनाकारों का उद्बोध हो, लोग जितनी भी रचना आ सके हम उनको जितना सहारा दे सके, ये पुस्तकालय से लाभ ले सके, यही एकमात्र उद्देश्य है। बहुत अच्छा। सर ने अभी अपने इस पुस्तकालय का, चटकधाम का और खुद जो समय दे रहे हैं उनके उद्देश्य को इन्होंने बताया है। साथियों, हम आपको बता दें कि पूर्णिया का वह केंद्र है, यह साहित्यिक चौपाल चटकधाम, जिनका कह लीजिए कि कर्ता धर्ता गिरिजानंद सर हैं और तमाम साहित्यकार हैं।
लेकिन कहीं भी आपको इस तरह की मतलब शायद ही कभी देखने को मिले जहां पर ये जोर डालते हैं कि नवोदित रचनाकार भी सीखे, ना सीखेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। फोन कर करके भी बुलाने की प्रेरणा ये मतलब इनके अंदर है कि जो ये करते हैं। सर, अंतिम संदेश युवाओं को क्या देना? संदेश युवाओं को है कि वो शिक्षा का दीप जले, लोग सीखे, सिखाए, और जितना मतलब हम यहाँ ज्ञानवर्धक किताबें हैं, कोर्स की किताबें हैं और साहित्य है, काव्य है, तो वो आके उसको पढ़े और उससे सीख अपने प्रेरणा ले और आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। यही बिल्कुल, एक बार सर आइए और तमाम साहित्यकार का एक बार आप अपने तरफ से जो है कि एक बार परिचय करा दें, ताकि सभी जितने भी हमारे साहित्य आजकल के दर्शक हैं आ जाइए सर, ताकि उन सबों को ज्ञात हो सके कि आखिर कौन कौन लोग आज महफिल में जुटे थे, यहाँ साहित्यिक चौपाल में जुटे थे, और फिर आने वाले दिनों में आप क्या योजना बनाते हैं। तमाम साहित्यकार किस तरह जो है कि युवाओं को निखारने की बात करते हैं या फिर साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ाने की बात करते हैं, एक बार परिचय सभी का शुरू से कराएं। आपके समक्ष हैं रंजीत तिवारी जी, जो विद्या विहार में शिक्षक के रूप में है और लेखक और रचनाकार के रूप में यहाँ पर हैं। उसके ठीक बगल में आप देखते होंगे हमारे सुनील जी हैं, जो कि रचना में कविता कहानी रचते हैं। इनकी रचनाओं में पैनी नज़र है और ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं इस चटकधाम के बदौलत, और ये गीत भी अच्छे गाते हैं, गीतकार के रूप में ये जाने जाते हैं। तो एक बार ताली हो जानी चाहिए। हाँ, बहुत बहुत। हमारे बगल में है, आप देख रहे हैं नंद किशोर सिंह जी, जो अधिवक्ता हैं। वो अब यहाँ पर पधारे हैं हमारे पुस्तकालय के उत्साहवर्धन के लिए, और हम आग्रह करते रहेंगे कि हमारे इन नवोदित रचनाकारों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। उसके आगे हैं महेश विद्रोही जी। महेश विद्रोही जी की कई रचनाएं आ चुकी हैं किताबों के रूप में। वो कथा भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं और कविता भी लिखते हैं, इधर से गजल भी लिखना शुरू किए हैं। तो इनकी रचनाओं में भी वो जो है धार है कि लोग पढ़े तो कुछ सीख सकते हैं। उनके आगे गोविंद कुमार जी हैं, उनका परिचय बड़ा मुश्किल है देना, क्योंकि ये ऐसे हैं पूर्णिया के धरोहर जो कथा, कहानी, नाट्य मंच, प्रेस, हर क्षेत्र में इनकी पकड़ है, और इनसे हमारा जो चटकधाम है और समृद्ध होता है। ये हमारे लिए बहुत। गोविंद जी के ठीक बगल में आप देखते होंगे श्री गिरीश कुमार सिंह जी हैं, जो धमधा कॉलेज से सेवानिवृत्त हैं। अभी वकालत का कार्य धमधा में कर रहे हैं, लेकिन लेखनी में पकड़ और चटकधाम के सौजन्य से उन्होंने एक पुस्तक भी अब अपनी प्रकाशित कर चुके हैं और यहाँ पर दे चुके हैं। यादों के फूल उनकी रचना है, और वो यहाँ पर समर्पित किया। दूसरी कहानी के लिए भी उनके पास स्टॉक जमा, बस अब तत्पर है कि कब निकल जाए। तो ये उन्होंने बताया कि चटकधाम की ये देन है कि मेरी पुस्तक यहाँ प्रकाशित हो गई। ये तो बड़ी उपलब्धि है तब चटकधाम, जिनका स्कॉट भवन पूर्णिया जिला स्कूल में समारोह पूर्वक हुआ था विमोचन। हमारे सबसे बुजुर्ग श्रेष्ठ जो चटकधाम के अध्यक्ष, रेडियो स्टेशन से सेवानिवृत्त निदेशक विजय नंदन प्रसाद जी हैं। इनके लिए तो कहना बड़ा सब कठिन हो जाता है कि इसके लिए क्या कहें, क्योंकि उनके सामने हम बहुत बच्चे हैं। उनकी रचनाओं में जो पकड़ है उनसे हम सीखते हैं, और जब जब नहीं होता है तो उनको डांटते भी हैं। तो ऐसा लगता है कि सारे बच्चों को, सारे लोगों को, जितने भी नवोदित हैं, उनको राह दिखाने का काम। पहले इनके साथ पूर्वोत्तरी जी थे, पूर्वोत्तरी जी के बाद गौरी शंकर पूर्वोत्तरी सर, उनके बाद इन्होंने दायित्व लिया। तो इनके साथ हम लोग बैठते हैं और हम लोग उनसे लाभान्वित होते हैं। उनके बगल में आप देख रहे होंगे अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं, पूर्णिया महाविद्यालय के विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं और प्राचार्य रह चुके हैं। उनकी लेखनी, उन्होंने अपनी रचना 87 की सुनाई, प्रकाशित हुई रचना उस समय, और देखिए आज भी वो जीवंत उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उनकी लेखनी में बड़ी वो अंग्रेजी होते हुए हिंदी में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। उनकी रचनाओं को पढ़कर लगता है कि नहीं, हाँ, इसको रचना कहते हैं। ठीक बगल में आप देख रहे हैं कि इस भगवान
पवन जी नहीं, भगवान प्रसाद जायसवाल पुस्तकालय के जो निर्माणक हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया पुस्तकों के लिए। जब कहिए कौन सी किताब चाहिए आपको, यदि पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं तो 7वां दिन आपके हाथ में आ जाती है। तो ये इसी सोच रखने वाले, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे कवि हो, लेखक हो, सबके लिए इन्होंने व्यवस्था किया है। अब पुस्तकालय का उद्देश्य तो यही था कि लोग पढ़े, केवल पुस्तक जमा कर दें अलमीरे में शोकेस में रखें, ये नहीं है उनका। एक उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से ये जो काव्य गोष्ठी किया जाता है। और यह निर्णय हुआ कि महीना में एक दिन, चाहे प्रथम संडे हो या दूसरी रविवार को हो, ये यहाँ पर होना चाहिए, ताकि पाठकगण आवे, किताब निकाल के पढ़े, अपनी रचना को भी प्रस्तुत करे। इससे लोगों में रुचि बढ़े और ये संदेश दूर दूर तक जाए और लोगों की संख्या बढ़े, पढ़ने वालों की। उनके बगल में मैडम है, जो एक शिक्षिका है, जिनसे आपने कई प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने से पहले भी उनका परिचय आप नहीं ले पाए थे, इसलिए वो इनमें उनकी रुचि सबसे अधिक है। पवन जी से भी अधिक रुचि हमको लगता है उन्होंने दिखाई है, कि नीचे ऊपर करके सबों को सेवा में, ये नहीं लगता कि किसी दूसरे का घर है, वो सब उनके लिए अपने हैं। बिल्कुल, ये बात हमने भी देखा। फिर बगल में आप देख रहे हैं दीपशिखा। दीपशिखा भागलपुर में रहती हैं, यहाँ पर उनका मायके है, आवास पिताजी के साथ इसमें आती जाती रहती हैं। मैंने पुस्तकालय उद्घाटन में भी इनको ही कहा था, कवि सम्मेलन में भी इनको भी आमंत्रित किया था, बात भी किए तो बोले कि हम तो भागलपुर में अंकल, तो कैसे आवे। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, जब आओ तो तुमको पुस्तकालय का भ्रमण कराना है। आज संजोग से मैंने उनकी पुस्तक महाविद्यालय में समर्पित करते हुए देखा था, तो मैंने फोन लगा दिया कि दीपशिखा पूर्णिया में हो या भागलपुर में। प्रश्न यही था, यदि भागलपुर हो तो कोई बात नहीं, पूर्णिया है तो आ जाओ, कम से कम आज के चटक धाम में तुम्हारी उपस्थिति हो, पुस्तकालय भ्रमण भी होगा और तुम्हारी पुस्तक स्त्री, जिन्होंने उसकी पहली पुस्तक है, उन्होंने पुस्तकालय को समर्पित किया। उनके बगल में रंजन जी। अच्छा चलिए उधर ले जाइए तब पवन जी के। अब जो बचे हुए हैं इनका परिचय। जैसा कि कुशाक सर ने बोला कि यहाँ नए आदमी भी जुड़ रहे हैं, तो ये एक तरह से हमारे आज नए मेंबर जुड़े हैं इस परिवार में। इनका नाम है रंजन शाह। ये सेना से वीआरएस ले लिए हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए। एक लड़का और एक लड़की है। एक लड़का इनका MBBS करके PG कर रहा है अभी, और लड़की भी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद में MBBS कर रही है। इनकी ये सफलता है। और ये हमारे घर से बगल में मेरे पड़ोसी भी हैं और मेरे छोटे भाई भी हैं। यहाँ पर मेरे घर में किसी तरह का काम हो, फंक्शन हो, इसमें ये बिल्कुल तत्पर रहते हैं। मैं इनको कोई भी काम बोलता हूँ, जाओ ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ, इसके लिए ये सबसे खूबी है कि तमाम साहित्यकार जब अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो बड़ा ही भाव से वो सुन भी रहे थे। सबसे ज्यादा यही उपलब्धि होती है तमाम साहित्यकारों की, जब उनको कोई भाव से सुन रहा होता है तो मतलब सुनाने वाले जितने भी रचनाकार होते हैं उनका उद्देश्य तब पूर्ण होता है जब सामने वाला, सुनने वाला भी वहां पर मौजूद हो और वो भाव से सुने। और तमाम सभी का परिचय सर ने करा दिया और सर का नाम गिरजानंद मिश्र है। ये भी बड़े बड़े कह लीजिए कि सर क्या चीज में आप थे? मैं शिक्षा सेवा में झारखंड सरकार के अधीन अधिकारी था। 2017 में मैंने जनवरी में सेवानिवृत्त होकर चटकधाम में सेवा दे रहा हूँ साहित्य सेवा के तौर पर। आज सबसे खास बात है साथियों कि हम तमाम सारी चीज सभी से हमने पूछ चुके थे सभी से, लेकिन हमें लगा कि तमाम जो भी साहित्यकार हैं, जो भी नवोदित साहित्यकार हैं, वो जानना चाहते हैं कौन है गिरजानंद मिश्र। वहां पढ़ते हैं आशु कवि के नाम से नजर आते हैं, आखिर उनका परिचय क्या है, गोविंद जी हैं तो आखिर वो है कौन, ये तमाम चीजें थी। इसलिए हमने खास करके आग्रह किया कि एक बार परिचय अच्छे से हो जाए, ताकि जितने भी साहित्यकार हैं भविष्य में जब भी वो वीडियो को देखेंगे तमाम रचनाकारों को एक बार जरूर अपने जेहन में करेंगे। आप देख रहे थे साहित्य आजकल, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।